मेरा नाम आदित्य है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक बहन है। मेरा परिवार बहुत खुश रहता था। एक दिन मेरे घर पर मेरे दो दोस्त आते हैं, करण और अनिल, और बोलते हैं, अरे आदित्य चल यार, आज हम मज़ा करेंगे। फिर मेरे दोस्त मुझे एक बार में ले गए। वहाँ पर हमने शराब पी। हमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। फिर अनिल मुझे बोलने लगा, चलो अब हम कहीं घूम आते हैं। करण भी उसके साथ था। फिर मैंने कहा, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूँ। फिर अनिल और करण मेरी बात नहीं सुनी और मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में ले गए। फिर वहाँ पहुँचकर करण और अनिल एक होटल में कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले से ही फ़ोन पर इंतज़ाम कर लिया था कमरे का, इसीलिए जब आए तो कमरा मिल ही गया। उन दोनों ने पहले ही प्लानिंग बनाकर रखे थे कि होटल में एक लड़की आएगी। मुझे इसकी खबर नहीं थी अभी तक। फिर मैं होटल के रूम में बैठा था। तभी थोड़ी देर बाद होटल का एक वेटर एक लड़की को हमारे कमरे में ले आता है। फिर करण ने उस वेटर को पैसे दिए और वह वेटर उसे लड़की को हमारे कमरे में छोड़कर चला गया। वह लड़की देखने में बहुत साधारण लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यह काम जिंदगी में अपनी पहली बार कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसके कपड़े भी बहुत साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। उसका चेहरा रोने जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी तनाव में है। मैं उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। मुझे उसकी मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि मेरे दो दोस्त करण और अनिल उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहे थे। फिर तभी अनिल लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने मुझे और करण को बाहर जाने के लिए कहा। हम दोनों बाहर चले गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और अनिल ही थे। अनिल ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करण और अनिल ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। काफ़ी देर हो गई थी, हमें बाहर बैठे। फिर मैं करण से कहा कि अंदर जाकर देखे, इतना वक्त क्यों लग रहा है। करण भी शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने खटखटाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला और वह लड़की ने करण से कहा, तुम्हारा दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर करण उस लड़की की बात सुनने के बजाय उसे पकड़कर फिर से अंदर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। करण को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी लड़की ने ही दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वह लड़की बहुत परेशान दिख रही थी। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहा, बाबू यह लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं, मेरे साथ आते ही सो जा रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है बाबू, और जल्दी घर भी जाना है। यह कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। फिर मैंने उस लड़की को अंदर चलने के लिए कहा और थोड़ी देर में मैं उस होटल के दूसरे कमरे में ले गया। फिर जाते जाते मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त अनिल और करण शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। फिर मैं दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। वह लड़की बहुत घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। मैं भी उसके पास बैठ गया। तब मैंने देखा कि लड़की का होठ सूखा हुआ है। वह बार बार अपने दांतों से अपने होठ दबाए जा रही थी। फिर मैं टेबल के पास ही रखा एक गिलास पानी उसे लड़की को पीने के लिए मैंने दे दिया। वह पानी ऐसे पी जैसे कि इतने दिनों की प्यासी थी। वह एक ही सांस में पूरा एक गिलास पानी पी लिया उसने। फिर मैंने पूछा, और पानी चाहिए? तब उसने कहा, नहीं बाबू, अब नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मेरे साथ जो करने आए हो वह कर लो और जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे घर पर जल्दी जाना है। पैसे लेकर जल्दी करो। मेरे मेरे साथ
वक्त नहीं है। अब वह लड़की इतना बोलते बोलते खड़ी हो गई। मुझे उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। फिर मैंने उसे उसे पैसे दिए और उसने पैसे रख लिए और मुझको पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। फिर मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कपड़े खोलने के लिए मना किया। फिर लड़की ने कहा, नहीं बाबू, कविता ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से पैसे ले ले। मैं गरीब हूँ बाबू, लेकिन भीख नहीं लूंगी। मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। कविता की बातें सुनकर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर तभी कविता ने मेरा हाथ पकड़ा और बिस्तर पर ले गई। बिस्तर पर जाते ही कविता ने अपने कपड़े उतारे और मेरे भी कपड़े उतारने लगी। फिर उसके बाद कविता मेरे इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को मैं बड़े प्यार से देखे जा रहा था। मैं कविता के किसी भी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। मैं बस उसके चेहरे की ही ओर देखे जा रहा था। उसके मासूम भाव, मेरी नज़र उसके चेहरे से हटी नहीं। तब तक कविता ने जो करना चाहिए था सब कर लिया था, जो एक पति पत्नी करते हैं। हमारे बीच वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर इसके बाद कविता ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। मैं अभी भी कविता के ख्यालों में खोया हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि एक लड़की ने मेरे साथ वह सब कर लिया, लेकिन मैं लड़का होते हुए भी सिर्फ उसको ही देखता रहा। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा कविता का ही ख्याल आता था। मैं यह सब भूल जाता था, लेकिन भूल नहीं पाता था। शायद मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था, इसीलिए तो मैंने उसे नहीं रोका था। फिर एक दिन मैं बाज़ार में सामान खरीद रहा था। उस वक्त मैंने देखा कि कविता पास के ही दुकान में सामान ले रही थी। मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ। कविता को आवाज़ दी। फिर कविता ने पीछे मुड़कर देखा और फिर दुकान से सामान लेने में जुट गई। फिर तभी मैं उसके पास पहुंचा। कविता ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कविता ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। मैं पीछे से उसे आवाज़ लगा रहा था, लेकिन वह अनसुना कर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन वह मेरी एक न सुनी। मेरी आवाज़ को अनसुना करके जल्दी चली गई। फिर मैं यही सोच रहा था कि इतने दिनों बाद कविता से मुलाकात हुई, उसने मुझे अनदेखा करके चल दी। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से मुझे कविता दिखाई दी। उस दिन मैं कविता का हाथ पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। फिर मैं कविता से पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा कि उसने मुझे उस दिन अनदेखा क्यों किया। फिर तभी अचानक मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कविता का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। कविता वहाँ से जाने के लिए मेरे से बहुत ज़िद कर रही थी। फिर मैं किसी तरह कविता को शांत कराया और उसे भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। मैं गौर से कविता के चेहरे की तरफ देख रहा था। मेरा दिल बैठ गया। कविता सचमुच बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर मैं कविता से उसकी इस हालत के बारे में पूछा। पहले तो उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं जब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। कविता ने अपने आंसू पूछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। फिर मैं उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखे जा रहा था तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी, क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों के पास पहुंच गई। कविता फिर चुप हुई। मैंने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कविता ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। मैं फिर जोर दिया तो कविता बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवाला से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैं झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सब ने पैसा देखा,
लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे, और जिस भाई को मैंने बचाया वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर मेरे कलेजे का खून सूख गया। इन सब के लिए मैं खुद को भी कसूरवार मानने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। कविता ने यह देखा तो बोली, बाबू इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि आपके इस प्यार की निशानी को मैं दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसे गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर कविता का गला भर आया। वह बोली, बाबू यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर कविता तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। सारी बातें सुनकर जैसे मैं जम गया था। मैं कह कर भी कुछ नहीं कह पाया। फिर मैंने फैसला किया कि कल कविता के घर जाकर मैं उससे शादी की बात करूँगा। वह रात मुझे लंबी लग रही थी। सुबह मैं जल्दी उठा और बदहवास सा कविता के घर की तरफ चल दिया। मैं कविता के मोहल्ले की पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। मैं उस भीड़ की तरफ देखकर डर लगने लगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। फिर मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जब मैं उस भीड़ के पास पहुंचा तो मैंने देखा, देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। फिर मैं उस भीड़ से पूछा, कविता को क्या हुआ? तो किसी ने बताया कि कविता के भाई ने उसे चाकू मार दिया है, क्योंकि सब कविता के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। फिर मैं पीछे की तरफ हटने लगा। अब मुझे लगने लगा था कि मैं गिर जाऊंगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ भी हटने लगी। मैं पीछे हटते हुए कविता को देख रहा था। कविता का एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मारने हुए बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो खुली आंखों से मुझे कुछ कहना चाहती हो। बाबू यह प्यार तुम्हारे प्यार की निशानी है, यह पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर मैं पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। मैं अपने को कभी माफ न कर पा रहा था, क्योंकि मैं कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो आज कविता जिंदा होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।